कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक सांची नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि बचपन से सारे कॉन्टेस्ट जीतती थी और कॉलेज के सभी बच्चे उसकी तारीफ करते थे। उसके दोस्त उससे हमेशा सुंदर दिखने का तरीका पूछते थे। एक दिन सांची अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं शहर में हो रहे एक बड़े फैशन शो में भाग लेना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जरूर जीतूंगी। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि तुम भी इस बड़े फैशन शो में भाग लेकर जीत जाओ। तो बताओ कब जाना है? तुम्हारी जाने की तैयारी करवा दूंगी। माँ, कॉन्टेस्ट तो परसों है, पर मैं कल निकल जाऊंगी। मुझे रास्ते में कुछ मेकअप का सामान भी खरीदना है। एक दिन बाद सांची अपने पिता के साथ सारा सामान गाड़ी में रखवा कर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उन्हें अलविदा कहती है। बाय माँ, फैशन शो जीत कर ही आऊंगी। सांची की माँ ये सुनकर उसे बाय कहती है और गांव के सभी लोग उसे बाय कहते हैं। सांची को शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी कि उतनी ही देर में उसकी गाड़ी काले घने जंगल में जाकर खराब हो गई और सांची के पिता गाड़ी से निकलकर इंजन खोलकर देखने लगे। तभी सांची कहती है, पिताजी, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, लगता है इंजन में कुछ हो गया है। मैं अभी मैकेनिक को बुलाता हूँ। सांची के पिता अपने फोन से मैकेनिक को कॉल करते हैं, पर नेटवर्क नहीं मिलता। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते सांची के पिता काफी दूर निकल जाते हैं। तभी सांची गाड़ी में इंतजार करते करते बोर हो जाती है और अपने पिताजी को ढूंढने निकलती है। अरे, पिताजी कहाँ गए? अभी तो यही थे। काफी देर हो गई। मैं जाकर देखती हूँ। सांची अपने पिताजी को ढूंढने जब जंगल की ओर जाती है तो उसे दूर कहीं एक गुफा से आवाज आती है। सांची आवाज का पीछा करते करते गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर एक भूतिया जादूगरनी अपना मेकअप लगाकर तैयार हो रही होती है और तुरंत मेकअप करते ही रोशनी से पूरी गुफा भर जाती है। जैसे ही रोशनी खत्म होती है, भूतिया जादूगरनी खूबसूरत हो जाती है। वो बिल्कुल जवान और सुंदर लड़की बन जाती है। अरे वाह, मैं तो मेरे जादुई मेकअप से बिल्कुल जवान और खूबसूरत हो गई हूँ। अब मेरे लिए किसी को भी जाल में फंसाना आसान होगा। शिकार खुद मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें खा जाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। तभी सांची को लालच होता है और वो उस जादुई मेकअप किट को चुराकर इस्तेमाल करने का सोचती है। अरे वाह, लगता है अब तो मेरी सुंदरता से कोई बच ही नहीं पाएगा। लगता है अब फैशन कॉन्टेस्ट में जीतना पक्का है। सांची जल्दी से मेकअप किट चुराकर जंगल से बाहर लौटती है। तभी उसके पिता गाड़ी के पास खड़े सांची का इंतजार कर रहे होते हैं। सांची उन्हें देखकर पूछती है, अरे पिताजी, क्या अभी तक मैकेनिक नहीं मिला? आ गया था बेटा, और गाड़ी अब ठीक हो गई है। अब जल्दी चलते हैं। यूं इस तरह रात में जंगल में ठहरना ठीक नहीं है। सांची और उसके पिता तुरंत गाड़ी में बैठकर जंगल से निकल जाते हैं और अगली सुबह कॉन्टेस्ट की जगह पहुंच जाते हैं। कॉन्टेस्ट में पहुंचने के बाद पहले राउंड की बारी आती है। तभी सांची मेकअप लगाकर रैंप पर उतरती है और उसके उतरने पर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सांची एकदम भूतिया और खतरनाक दिख रही थी।
सभी वहां से उठकर भाग जाते हैं और सांची सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ। सांची को नहीं पता था कि जो मेकअप वो इस्तेमाल कर रही थी वो भूतिया है। उसे इस हालत में देख उसके पिताजी एक चर्च के फादर को बुला लेते हैं। चर्च के फादर आकर उसे बाइबल से प्रार्थना सुनाते हैं और एक लॉकेट सांची के गले में पहना देते हैं। लॉकेट पहनकर सांची बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और चर्च के फादर सांची के पिता से कहते हैं, आपकी बेटी ने एक बहुत शक्तिशाली भूतिया जादूगरनी का मेकअप किट चुराया था। जो जादुई मेकअप नहीं, भूतिया मेकअप किट था। इस किट को जो साधारण व्यक्ति इस्तेमाल करेगा वह भूतिया बन जाएगा। यह सब जादूगरनी की चाल थी और सांची लालच में आकर इस चाल में फंस गई। ये कह के फादर मेकअप किट तोड़ देते हैं और सांची ठीक हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वादा करती है कि वो कभी लालच नहीं करेगी। अंत में सांची दोबारा से तैयार होकर आती है और फिर वो फैशन कॉन्टेस्ट जीत जाती है। दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मनचला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था। विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है। उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए। उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है। कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है
पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। विजय बेटा, तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी दुखी हूँ कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है। शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ विजय, मैं एक जादुई आम हूँ और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे।
लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती। उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपनी दोस्त चमन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ दो और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है, कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है। उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा, कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा।